पहाड़ समाचार आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे पौड़ी के रिखड़ी खाल में एक शख्स पर भालू ने हमला कर दिया जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और बताया जा रहा है कि 28 साल का जितेंद्र जंगल में बकरी चराने गया था जहां उसने हमला कर दिया। वहीं ग्रामीणों को सूचना मिली जिसके बाद लोगों ने युवक को डोली में बिठाकर सड़क तक लाए और फिर उसके बाद रिखड़ी खाल हॉस्पिटल लाया गया। चिकित्सा केंद्र में इलाज न मिलने से उसे कोटद्वार रेफर कर दिया गया जहां से मरीज को ऋषिकेश एम्स से लाया गया। फिलहाल ज्यादा खून बहने से मरीज की हालत नाजुक बनी हुई है। पिथौरागढ़ में एक दर्दनाक हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई है और ये सभी बच्चे सरयू नदी में नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान ही ये बच्चे नदी में डूब गए। ये हादसा सेरा घाट में हुआ। बच्चों के डूबने की खबर मिलते ही हाहाकार मच गया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को खबर दी। पुलिस और स्थानीय लोगों ने नदी से 5 बच्चों के शव को बरामद कर लिया है। सीएम तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इस बैठक में 14 प्रस्ताव पर मुहर लगी। बैठक में वात्सल्य योजना के साथ साथ पर्यटन व्यवसायियों को आर्थिक मदद के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वात्सल्य योजना मार्च 2020 से मार्च 2022 तक लागू रहेगी और इसके तहत ही कोरोना काल में बच्चों के माता पिता या फिर संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 साल की उम्र तक 3000 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद, निःशुल्क राशन, शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। और इसके साथ ही कोविड प्रभाव में उद्योगों के नुकसान की भरपाई के लिए 28 करोड़ 99 लाख रुपए पर्यटन व्यवसायियों को दिया जाएगा। कोविड-19 के दुष्प्रभाव से जो मार्च 20 से 31 मार्च 22 तक अभी प्रभावी रहेगी, ऐसे बच्चों की देखभाल, उनके पुनर्वास और खाद्यान्न सुरक्षा, स्वास्थ्य चिकित्सा, कौशल विकास, विद्या शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा में सहायता और पैतृक संपत्ति की सुरक्षा तथा उत्तराधिकारी एवं विधिक अधिकारी का संरक्षण जो प्रदान किए जाने के संबंध में आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है, जिसमें उन बच्चों को 21 वर्ष की उम्र तक 3000 रुपये महीना उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क मासिक राशन दिया जाएगा। अटल आयुष्मान योजना के तहत उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का लाभ कक्षा 12 भी दिया जाएगा और कक्षा 12 तक शासकीय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय हों, राज्य सरकार द्वारा संचालित उच्च शिक्षा विद्यालय हों, तकनीक शिक्षा हो, चिकित्सा हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो और सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में अगर उनको प्रवेश मिला है उसमें 5% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इसके साथ साथ कोविड महामारी के कारण जो पर्यटन उद्योगों को नुकसान हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ है, उसके दृष्टिगत जो पिछले बार भी आपको ध्यान है कि विगत वर्ष हम लोगों ने 37,870 कार्मिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई थी और इस वर्ष भी जो है सरकार ने निर्णय लिया है तत्कालीन रूप से 2500 रुपये प्रति माह की दर से 2 माह के लिए 5000 रुपया प्रति कार्मिक को डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा। ये सब जिस पर करीबन 25 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा ये 2 माह के लिए। इसके अलावा उत्तराखंड पर्यटन और यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत 25 जो पंजीकृत हमारे 352 टूर ऑपरेटर्स हैं, उनको भी 10,000 रुपया प्रति फर्म एक मुश्त आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड पर्यटन और यात्रा व्यवसाय नियमावली के अंतर्गत पंजीकृत 303 एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को भी 10,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 10,000 रुपये प्रति फर्म एक मुश्त आर्थिक सहायता दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए जिसके बाद कांग्रेस के अंदर खाने उथल पुथल मच गई है। हमारे संवाददाता ने इस बारे में हरीश रावत से खास बातचीत की। कांग्रेस महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। जितिन प्रसाद एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के भीतर थे सर, और वो अचानक भारतीय जनता पार्टी के में चले गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। कितना बड़ा झटका मानते हैं कांग्रेस के लिए? देखिए, आज भाजपा कुछ भी कहे लेकिन कल इन सब को लेकर के पछताना पड़ेगा। और हमारे लिए, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर ज़रूर
जितिन प्रसाद जी का जाना आघात है, लेकिन पार्टी के ऊपर इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा मैं नहीं समझता। लेकिन ये कहा जा रहा था कि ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी खुद वहाँ की प्रभारी थी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं चूक हुई है तभी वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं? जब आपके साथ पार्टी खड़ी होती है तो आप राष्ट्रीय चेहरा भी हो जाते हैं, प्रांतीय चेहरा भी हो जाते हैं, तब आप ब्राह्मण चेहरा भी हो जाते हैं, ठाकुर चेहरा भी हो जाते हैं, बैकवर्ड चेहरा भी हो जाते हैं। जब पार्टी की ताकत हट जाती है और भाजपा में लिए जा रहे हैं लोग, लेकिन जिन लोगों को लिया गया है वो वहाँ अपने को बेगाना जैसा महसूस करते हैं। केंद्रीय नेतृत्व पर उन्होंने सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है, हमको काम करने का मौका नहीं मिल रहा था, समाज सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा था। अब ये कहना गलत है। और देखो वो सभी इम्पोर्टेंट पदों पर है, इस समय भी वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, प्रभारी थे पश्चिमी बंगाल के, तो इसलिए ये कहना कि पार्टी हमको मौका नहीं दे रही है, ये गलत है। समय का इंतज़ार करना चाहिए, पार्टी के न्याय पर विश्वास करना चाहिए। यदि आप में योग्यता है तो यदि एक बार नहीं देती पार्टी, 2 बार नहीं देती, कभी न कभी देती है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आयुर्वेद और एलोपैथिक विवाद के बाद अब बाबा रामदेव ने एक बार फिर से ड्रग माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा रामदेव ने कहा है कि ड्रग माफिया अपनी दवाएं महंगे दामों पर बेचते थे, जिसके चलते प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। साथ ही उन्होंने एक बार फिर IMA पर निशाना साधा। सरकार को अब कोरोना के नियमों का पालन करते हुए 4 धाम की यात्रा की भी छूट देनी ही चाहिए, क्योंकि इस पूरी चुनौती के बीच में भी लोगों की रोजी रोटी जो है वो छीननी नहीं चाहिए। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने हरिद्वार के औरंगाबाद ग्राम से योग ग्राम तक जाने वाली सड़क का लोकार्पण किया और इस मौके पर परयोग गुरु बाबा रामदेव भी मौजूद थे। दरअसल बाबा रामदेव 11 साल से इस सड़क के निर्माण की बाट जोह रहे थे। अब जाकर उनकी फरियाद पूरी हुई है, जिसके लिए उन्होंने कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। हम लोगों के संज्ञान में आया और बाबा जी ने तो सड़क के लिए कहा भी नहीं था, इन्होंने तो कभी भी नहीं कहा। हम 1-2 बार आए, हमको लगा कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं तो यहाँ की उत्तराखंड की छवि अच्छी लेके जाएं। इस निमित्त हमने जिला पंचायत को निर्देशित किया और हमारे डिपार्टमेंटल सड़क को बनाया। मैं अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी कर्मचारियों को मैं धन्यवाद दूंगा। आज 11 सालों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई है। माननीय श्री पांडे जी को मैंने कहा कि जब सारी दुनिया यहाँ पर आ रही है तो ये बहुत उबड़ खाबड़ रोड है और यहाँ पर आकर के लोगों को काफी कष्ट हो रहा है। आज ये रोड बनने से मुझे बहुत प्रसन्नता है। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक विष्णुपाल सिंह रावत को सीएम तीरथ सिंह रावत को उत्तरकाशी से उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव देना भारी पड़ा है। इस मामले में यूकेडी के विष्णुपाल को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर सिंह का कहना है कि सीएम यहां से लड़ते हैं तो विकास हमारी विधानसभा का होगा, मेरा पार्टी को तोड़ना या अन्यथा ले जाने का मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि यूकेडी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। मैं पूरी तरह से पार्टी के साथ हूँ। राजनीति में सब चलता रहता है। हम तो भैया मंच में केवल विरोधी हैं और लंच में हम साथ बैठते हैं, तब चाहे वो किसी अपोजिशन पार्टी को कोई भी हो। मंच में बिल्कुल हम मंच में बोलते हैं, हमारा पार्टी का झंडा होता है, हमारे पार्टी का झंडा होता है, हमारे पार्टी का बैनर होता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, हमारे पार्टी के पदाधिकारी होते हैं, वो सब बैठे और पब्लिक में 1 हो चाहे 9 हो चाहे 100 हो, हम परवाह नहीं करते हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर सतपाल महाराज के बयान पर जहां तीर्थ पुरोहित नाराज है तो वहीं कांग्रेस को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का एक मौका मिल गया है। कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी ने इस पूरे मामले पर उत्तराखंड सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि मंदिर समिति की परंपराओं के साथ छेड़खानी हुई है। देवस्थानम बोर्ड बनाकर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों, स्थानीय हकधारियों के साथ बहुत बड़ा धोखा उत्तराखंड सरकार ने किया है। जिस पौराणिक परंपराओं को भाजपा जो अपने आप को धार्मिक पार्टी बोलती है, भगवान राम की समर्थक पार्टी बोलती है, वो क्यों इस तरह की छेड़खानी कर रही है? किसने उनको जो है ये अधिकार दिया है? और जिस तरह का 4 धाम की व्यवस्था में उन्होंने छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। और मैं ये बता देता हूँ, कांग्रेस की सरकार आएगी तो पुनः बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बहाल होगी। हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे, ये मैं आज बता देना चाहता हूँ। और अपने
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाली पर निर्देश जारी किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने क्वारंटीन सेंटरों की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर दायर जनहित याचिकाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की। खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को कई बिंदुओं पर आदेश दिए हैं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए तैयार रहने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि उत्तराखंड को लाइफ सेविंग ड्रग्स की सप्लाई में कोई रुकावट ना हो। साथ ही जिन लोगों का ID कार्ड की वजह से वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए जिला स्तरीय फोर्स का गठन किया गया है। और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में आशा वर्कर, होमगार्ड और नर्सों की कमेटी बनाकर घर घर जाकर सर्वे कराकर जिन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें वैक्सीन लगाई जाए और उन लोगों को चिन्हित भी किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि प्राइवेट अस्पतालों की ओर से कोविड मरीजों से मनमाना तरीके से ट्रीटमेंट का पैसा वसूला जा रहा है। इस पर कोर्ट ने सरकार से फिर से कहा है कि जो शासनादेश पूर्व में जारी किया गया था उसे निरस्त कर दोबारा से जारी करें। आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को थर्ड वेव के हिसाब से तैयारी करने के लिए कहा है और साथ ही ये भी कहा है कि जो डीजी हेल्थ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है थर्ड वेव की एक्सपर्ट कमेटी, उसके रिकमेंडेशंस पे वो काम करें और साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया है कि वो लाइफ सेविंग ड्रग्स की आपूर्ति निर्बाध रूप से उत्तराखंड में करे। मसूरी में जाम की समस्या आए दिन सामने आती रहती है। पर्यटन सीजन और वीकेंड में तो यहाँ हालात विकट हो जाते हैं। जिन लोगों को मसूरी नहीं बल्कि टिहरी और देहरादून जाना होता है वो भी जाम में फंस जाते हैं। लेकिन अब मसूरी के जाम को बाईपास करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यहां 2.74 किलोमीटर लंबी टनल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट के जरिए दी है। ये सुरंग मसूरी लाइब्रेरी के नीचे से सीधा कैंपटी रोड पर मिलेगी। केंद्र सरकार ने पहाड़ों की रानी मसूरी में शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। आपको ये भी बता दें, सीएम तीरथ ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी का ये ट्वीट सामने आया है। तो कैसी होगी टनल की, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस तरीके से ये टनल बनाया जाएगा, ये आपको हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सुरंग 2.74 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि मसूरी लाइब्रेरी के नीचे से सीधा कैंपटी रोड पर निकलेगी, जिससे मसूरी में जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि जो टनल बनने वाला है वो कैसा होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि कैसा होगा। वीकेंड में जाम भी नहीं लगेगा और अब 2.74 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है वो बनेगी। इसके साथ ही साथ लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होगी और इसके साथ 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सुरंग 2.74 किलोमीटर लंबी होगी, जो कि मसूरी लाइब्रेरी के नीचे से सीधा कैंपटी रोड पर निकलेगी, जिससे मसूरी में जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी। तो आपको ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो मसूरी को जाम से निजात मिलेगी और इसके साथ ये बता दें, क्योंकि आने जाने में लोगों को काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि 7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये सुरंग जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि जो तमाम दिक्कतें आती हैं, लोग परेशान होते हैं, अब लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही मसूरी लाइब्रेरी के नीचे से सीधा कैंपटी रोड पर ये सुरंग निकलेगी, जिससे मसूरी में जाम से लोगों को निजात मिल सकेगी। इसकी मंजूरी जो है वो मिल चुकी है। केंद्र ने 7 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और इस बात की जानकारी, माफ कीजिए, 700 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई है। और यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए चलते रहो। और अब बात करेंगे, उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए विचार कर रही है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के साथ साथ हेमकुंड साहिब की भी यात्रा शुरू की जाएगी। वहीं विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी की भी यात्रा शुरू करने पर विचार किया जा रहा है। कुछ लोग यात्रा शुरू करने के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग यात्रा शुरू करने के पक्ष में नहीं हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना खत्म होने पर यात्रा शुरू की जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो संक्रमण खत्म होते दिख रहा है, यात्रा शुरू करने से वो वापस लौट आए। हालांकि यात्रा मार्गों पर स्थिति सभी नगर पंचायत, नगर पालिका यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियों में जुट गई हैं। देखिए, जहाँ तक अभी ट्रैकिंग व्यवसाय का सवाल है, ये तो एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है और अभी टूरिज्म के नाम पे जो इंडस्ट्री थी उत्तराखंड में पूरी कोलैप्स हो गई है। अभी सरकार जो है 15 तारीख से यात्रा खोलने के उसमें है,
तो हमको नहीं लग रहा है कि सरकार ये उचित कर रही है। जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में अभी केसेस चल रहे हैं, महामारी का दौर चल रहा है, हम चाहते हैं कि अगर इस उत्तराखंड के लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोग, चारधाम के लोग सुरक्षित रहेंगे तो कमाने के दिन आएंगे। कमाने के चक्कर में पता लग रहा है कि हम यात्रा के दौरान में हम लोग सब जो है कि भूल जाएंगे और महामारी इतनी फैल जाएगी कि हर घर में त्राईमान और हर घर में जो है कि सन्नाटा छा जाएगा। अच्छा, जो अभी यात्रा हमारी चलनी थी मई जून में, काफ़ी हमारी बुकिंगें थी जो कैंसिल हुई है, जिनका हमको रिफ़ंड करना पड़ा, काफ़ी बड़ा नुकसान था। लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो कोविड का अभी असर कम हो रहा है और सरकार भी यात्रा चलाना चाह रही है, जिसके लिए हम गढ़वाल मंडल के सभी बंगले चाहे चारधाम के हैं, सभी लोग तैयारी पे हैं, हम लोग तैयार हैं और अगर यात्रा चलती है तो हम उस पर पूरा सहयोग करते रहेंगे। जिस प्रकार सरकार के द्वारा यात्रा खोलने की तैयारियां शुरू की जा रही है, सरकार यात्रा के प्रति गंभीर है, यात्रा खोलने के प्रति गंभीर है। निसंदेह रूप से नगर पालिकाओं पर एक चुनौतियों का बहुत बड़ी चुनौतियाँ आने वाली है, क्योंकि पूरे देश में जिस तरह कोरोना महामारी की बीमारी लगातार फैल रही है, पैर पसार रही है, ब्लैक फंगस भी लगातार फैलता जा रहा है। निसंदेह रूप से जो यात्रा आएंगे निसंदेह रूप से उसमें जो सैनिटाइज की व्यवस्था, किस तरह से हम कोरोना की रोकथाम करेंगे, किस तरह लोगों के संक्रमण से अपने क्षेत्र को बचाएंगे, इसकी एक गंभीर चुनौती नगर पालिका के सामने आने वाली है। कोरोना काल में उत्तराखंड में टैक्सी संचालकों पर महामारी की बड़ी मार पड़ी है। पहले कोरोना कर्फ्यू और अब चारधाम यात्रा स्थगित होने से पौड़ी के टैक्सी चालक खासे परेशान हैं। टैक्सी यूनियन के सदस्यों ने सरकार से आर्थिक मदद की मांग की है कि हमारा जो गाड़ियों का कारोबार 2020 से समाप्त पड़ा हुआ है कोविड-19 के कारण। हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ियों की समय सीमा तो बढ़ाई जाए, जो हमारा इंश्योरेंस होता है उससे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाए। दूसरे में जो हमारी गाड़ियों की सीटिंग क्षमता है, सरकार ने 2 नियम निकाल रखे हैं कि रोडवेज में कोई नियम नहीं है। हमने कल विज्ञापन दिया, उसमें 9 मांगे मानी हुई हैं। उसमें कई मांगे हमारी हैं कि हमारे जो गाड़ियों की समय सीमा बढ़ाने के बारे में है, इंश्योरेंस फ्री ऑफ कॉस्ट कराने के बारे में है, जो हमारे वाहन स्वामी वाहन चालक के समय कोविड ड्यूटी लगे हुए हैं इन्हें कोरोना वारंटी का दर्जा दिया जाए। बागेश्वर के पहाड़ी इलाकों में स्थित गांवों के लोगों को कोरोना से बचाव इलाज को लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी की टीम आगे आई है। कई गांवों में टीम के सदस्य जो हैं स्वास्थ्य उपकरण, दवा, मेडिकल किट का वितरण करने में लगे हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में रेड क्रॉस के स्वयंसेवी अभी तक 12,000 से ज्यादा मेडिकल उपकरण बांट चुके हैं। रेड क्रॉस की टीम शहरी क्षेत्रों के अलावा मल्ला, दानपुर के रामगंगा घाटी में बसे उच्च हिमालय क्षेत्रों में गोगीना, कीमू, रातीरकेठी, नामिक समेत 50 गांवों के 2000 से अधिक परिवारों में मेडिकल उपकरण वितरण करने के साथ ही कोरोना के प्रति जागरूकता अभियान चला रही है। नामिक में भी जो सेज एक एनजीओ है उसके माध्यम से हमको कुछ किट अवेलेबल करवाए गए थे, तो यहाँ हमने एक किट अवेलेबल करवाया है। उसमें 5 ऑक्सीमीटर, 5 वेपोराइजर, 5 डिजिटल थर्मामीटर, एक थर्मल स्कैनर और कुछ N95 मास्क जो है वो अवेलेबल करवाए गए हैं। उसके अतिरिक्त अभी एक साबुन की पेटी जिसमें 162 साबुन है और कुछ नॉर्मल मास्क भी यहाँ अवेलेबल करवाए गए हैं। और अभी के इस बुलेटिन फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरें जारी है, बने रहे न्यूज़ स्टेट के साथ।